अक्टूबर नंबर 1422 का हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज इजी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं which I will discuss with you later on after solving the question for today. So after this question we are going to go for next question. This is May June 1523. You will do it at home. We will discuss it later on again. You are supposed to solve this question at home. Okay. क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा अभी, सॉल्व करना है. सर मेरा तो अक्टूबर नंबर नहीं था 14 का. हाँ जी, अक्टूबर नंबर 14 क्वेश्चन हमने करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को आपने घर में सॉल्व करना है. मैंने उस तरह के क्वेश्चन आपको मजीद करवाना है. अभी जस्ट आई एम डूइंग द सेम क्वेश्चन. होपफुली आई विल फाइंड इट. ये रहा जी, ये है जी आपका मई जून 13-23. ठीक है जी, मई जून 13-23 है जी. ईगल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, इसको स्टार्ट करते हैं जी. ईगल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व जो है वो करना है. रेवेन्यू दिया है आपको 816 का. इन्वेंटरीज दी हुई है, ओपनिंग, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री मशीनरी दी हुई है, कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन आल्सो. ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन. मोटर व्हीकल दिया हुआ है, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, रेंट है, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस. एडिशन फ्रॉम क्लोजिंग इन्वेंटरीज दी हुई है, रॉ मटेरियल की, वर्किंग प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की. सेकंड पॉइंट को छोड़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं. विल डिस्कस इट बाद में. At 31st March, electricity of 5,000 was accrued. तो electricity में 5,000 क्या कर देंगे? Obviously ऐड कर देंगे. Rent of 10,000 was prepaid और rent में से 10,000 माइनस कर देंगे. Labor cost include 16,000 for indirect labor. The balance is direct labor. Labor cost में से आप 16,000 आपको माइनस करना पड़ेगा और वो आपको लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट लेबर है. वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर है, तो वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करनी पड़ेगी. तो जाके वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो है वो आपका ठीक होगा, वरना क्वेश्चन में डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम आएगी. इलेक्ट्रिसिटी इज अ पोर्शन बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 4:1. मतलब 4/5 इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, 1/5 ऑफिस में जाएगी. रेंट इज अ पोर्शन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 3:2. रेंट भी 3/5 जाएगा फैक्ट्री में और 2/5 जाएगा ऑफिस में. सन्ड्री एक्सपेंसेस आर पोर्शन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 1:2. सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 1/3 और 2/3 के हिसाब से. इंश्योरेंस आर अ पोर्शन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 5:1. ये 5/6 और 1/6 के हिसाब से इंश्योरेंस भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. बनाना क्या है जी, आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट. रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है रिक्वायरमेंट क्या होती है इस तरह के क्वेश्चंस में. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. स्टार्ट करते हैं. मेरी 13-23 का क्वेश्चन है जी. सबसे पहले हमने क्या बनाना है जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अकाउंट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बनाना. इसमें हम साइन डाल लेते हैं डॉलर के. बेटा 2 भी हो सकते हैं, इट कैन बी 3 आल्सो, क्योंकि इफ यू वांट टू डू द वर्किंग ऑफ परचेजेस सेपरेटली तो यू कैन राइट 3 कॉलम आल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो मैंने फॉर्मेट में भी जो है वो 3 कॉलम लिखे हैं. अगर आप इसको देखो 3 कॉलम जो है ना वो आपको नजर आएंगे. डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें आपका आता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. कितनी दी हुई है क्वेश्चन में. ओपनिंग इन्वेंट्री में दी हुई है जी क्वेश्चन में कितनी है, रॉ मटेरियल की 17. ठीक है, वो हम लिख लेंगे जी. इन्वेंट्री आपसे आ जाएगी 17. इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. यही करते हैं हम. ऑफ रॉ मटेरियल इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी. देखते हैं जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये लिखा हुआ है आपका 194. अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कैरेज इनवर्ड वगैरह तो नहीं है, तो परचेज रिटर्न वगैरह तो नहीं है. तो है असल में. देखें कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है आपको 6 का. तो कैसे लिखेंगे बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 194 का है, इसमें प्लस कर देंगे 6 विच इज कैरेज इनवर्ड, फिर 200 आ जाएगा. इसको आप लिख भी सकते हैं,
वो आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। Total will become 217. If you want to write the total, you can do that. I think you must write. Then you will subtract less raw material closing inventory. Closing inventory और raw material आप माइनस कर देंगे। देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी और रॉ मटेरियल हमारी कितनी दी हुई क्वेश्चन में। नीचे जाना पड़ेगा आपको, 18,000 दी हुई है रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है जी। 18,000 का मतलब है 18, अब 18 माइनस कर देंगे इसमें से, ऑटोमेटिकली जो है वो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। मटेरियल यूज्ड आपका निकल आएगा जी 199 का। यूज्ड आपका आ जाएगा जी 199। हमने आप लिख देंगे, सारी बात है, वो तो लिखना ही है आपने। इसमें ऐड कर देंगे जी डायरेक्ट वेजेस। मतलब डायरेक्ट वेजेस क्या होती हैं? डायरेक्ट लेबर को ही कहते हैं भाई, लेबर ही होती है। डायरेक्ट लेबर कह लो, या आप डायरेक्ट वेजेस कह लो, या आप मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह लो, सब एक ही बात है। प्रोडक्शन वेजेस कह लो, ठीक है ना, या फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस कह लो, एक ही बात है। Those people who are directly involved in manufacturing the process, they basically we need to pay them and they basically take direct wages. डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई क्वेश्चन में अगर आप देखें, वापस जाएं तो डायरेक्ट वेजेस देखते हैं हम किधर लिखी हुई हैं जी। इधर तो नजर नहीं आ रही, ऊपर देखते हैं। रेवेन्यू है, इन्वेंट्री है, फैक्ट्री, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ये लेबर दी हुई 153 की दी हुई अमाउंट। लेकिन उसने क्वेश्चन में बताया है कि इस लेबर में से 16 जो है वो इनडायरेक्ट लेबर है। 153 में से 16 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि 16 इनडायरेक्ट लेबर है और वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। यहाँ पर कैसे लिखेंगे 153 माइनस 16, क्योंकि वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो 153 माइनस 16 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा जी आपको, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 117। 117 हम 137 सॉरी हम यूज करें, ये हम ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी जी, आपको बता जाती है प्राइम कॉस्ट। इससे अलावा और भी ऐड होते हैं इसके अंदर, क्या बना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिमेंबर इसमें क्या हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो आपको नाम के साथ भी हो सकते हैं, या आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टीज होती हैं, लाइसेंस फी होती है, वो आपको दी जा सकती है। ये 336 आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अच्छा सर, मैंने आपको वो क्वेश्चन सेंड कर दिया और जो मैंने सॉल्व किया, तो सर उसमें इनकम स्टेटमेंट में मैंने क्या कहते हैं, जो एक्सपेंसेस का कॉलम है उसमें थोड़ी सी हेल्प ली है, बाकी मैंने सारा खुद ही किया। ठीक है, गुड है, हाँ जी आ गया मेरे पास। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से आपने अच्छे तरीके से किया सवाल सॉल्व, अपना तरफ से आपको। सर जिस तरह आपने फॉर्मेट बताया था उसी तरह किया मैंने। हाँ जी ठीक है, सही तरीका यूज किया। अच्छा जी, इसमें हम ऐड कर देते हैं दोबारा, इसमें हम प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड डेफिनेटली आपकी जो है वो हेडिंग होती है, इसके अंदर बाकी चीजें भी आएंगी, ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, जो कि आप सबसे पहले क्या आ जाएगी, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर। जो डायरेक्ट लेबर में हमने माइनस की थी ना 16, वो असल में इधर आनी है ना, वो इनडायरेक्ट है, माइनस 16 आपने वहां से कर दिया था, वो 16 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर है। इसके अलावा देखते हैं और कौन से फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम मौजूद हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, देखते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप गौर करो, क्वेश्चन में वापस जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आपको दी हुई है कितने की, ये लिखी हुई इलेक्ट्रिसिटी 25 की, लेकिन 25 इलेक्ट्रिसिटी में से अगर आप देखो जरा, 25 में से वो कहता है कि अपोर्शन कैसे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी इज अपोर्शन बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 4/5 1/5। 25,000 का 4/5 जो है वो बेसिकली फैक्ट्री में जाएगा, 5,000 का 4/5, ये अमाउंट जो जाएगी वो आप फैक्ट्री ओवरहेड में इसको लिखेंगे, जो कि आपकी बनती है
मेरे ख्याल इसमें कोई क्रूड भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी के क्रूड भी दिया हुआ शायद, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 5000 वाज अ क्रूड, तो वो आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 5000 प्लस, इसको मैं बताता हूँ, 5000 प्लस 30,000 प्लस 5000 जो आएगा मीन्स के 30,000 इसका 4/5, क्योंकि क्रूड आपको पता ऐड हो जाते हैं, हो जाएगा आपका 24, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएगा। ये मैंने 0 कैंसिल नहीं किया, आप कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका आ जाएगा जी रेंट। रेंट देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है। रेंट इज अ पोर्शन टू द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेंट बेटा प्रीपेड भी है 10 का, तो माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं रेंट कितना दिया हुआ है 60 का, क्या करेंगे जी, 60 में से माइनस करूंगा मैं 10, आ जाएगा 50, और इसका 3/5 जो है हो जाएगा इसके अंदर, और 3/5 से कितना आता है जी, 30 आ जाएगा इसका। ठीक है जी। उसके बाद रेंट के बाद आपके आते हैं जी सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे कितने दिए हुए क्वेश्चन में। सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए जी 12 के, कोई इसका एक्रूड प्रीपेड नहीं है, और इसकी पोर्शन 1:2 के हिसाब से 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 4 इधर आ जाएगा, और 8 जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऑफिस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद आपके आती है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को देख लेते हैं जी हम। इंश्योरेंस आर अ पोर्शन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिसेज इन द रेशियो ऑफ 5:1। इंश्योरेंस 5:1 के जरिए फैक्ट्री ऑफिस में आप जो है वो करेंगे। तो इंश्योरेंस देखते हैं कितने की दी हुई हमें। इंश्योरेंस है 18 की, तो 5:1 6 होता है ना, 5/6 हो जाएगा। ये मैंने कहाँ लिखा हूँ, डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। इंश्योरेंस की जो अमाउंट है जो कि फैक्ट्री में आपको लिखनी पड़ेगी वो बनेगी 15। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है जी, ये हम देखते हैं हमने कैसे निकालनी है। इसमें यहाँ तक जो मसला तो बताएं मुझे। नहीं सर ठीक है फिलहाल। ऑफिस इक्विपमेंट तो डेप्रिशिएट होगा किसके अंदर जाके, इनकम स्टेटमेंट में। मोटर व्हीकल भी कहाँ आएगा, इनकम स्टेटमेंट में। फैक्ट्री मशीनरी पॉइंट नंबर 2 है, इन मोटर व्हीकल आर टू बी डेप्रिशिएटेड 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फैक्ट्री मशीनरी पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप लगाएंगे। फैक्ट्री मशीनरी आपको दी हुई 420 की, उसमें से माइनस करेंगे 20 जो आएगा, उस पर निकालेंगे आप कितने परसेंट, 25%। ठीक है जी, कैसे निकालूंगा जी, 420 माइनस करूंगा इसमें से 20, आएगा आंसर, उसका मैंने लेना है 25%। डेफिनेटली 20 नहीं, मेरे ख्याल है डेप्रिसिएशन जिस पे पहले हुई है वो कितनी हुई है, 1 मिनट, फैक्ट्री मशीनरी पे 52 है, 420 माइनस 52, इसका फिर हम निकाल लेंगे कितना, 25% निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं हम कितना आता है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 420 माइनस 52 ये आपका आ जाएगा 92। ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम सारे लिख लिए, मैंने 0 कैंसिल करके लिखे हैं ताकि थोड़ा आसानी रहे हमारे क्वेश्चन में। इसको हम टोटल कर लेंगे, तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका आ जाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। मैंने गलत लिखे हैं, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल फैक्ट्री को ऐड कर लेते हैं हम, ये आपके आ जाएंगे जी 181, और इसमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लिख लेंगे हम 181 प्लस 336, ये आपका आ जाएगा जी 517। अब इसमें ऐड हम कर लेते हैं, आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस
और लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितनी है जी आपकी, हम देखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दी हुई है 19 की, क्लोजिंग जो है वो दी हुई है 15 की। वो नीचे देखना होगा, ये 4 से आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 4। तो आपका आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको ये 19 और 15 कहाँ दी हुई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी दी हुई है 19, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी दी हुई है 15। वो 0 0 डेफिनेटली हम कैंसिल करके जो है वो लिख रहे हैं, तो 521 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आ जाएगा 521 व्हिच इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने निकालनी थी एक्चुअली। ये हमने फाइंड कर ली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक। अब हमने बनानी है जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमने अब प्रिपेयर करनी है। इनकम स्टेटमेंट अब हम बनाएंगे और देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में हम किस तरीके से जो है वो चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे इसको हम टेकअप करना है। देख लेते हैं जी इनकम स्टेटमेंट, इसको हम साइड पे करते हैं। पेंट शॉप एक और खोल लेते हैं ताकि हम इनकम स्टेटमेंट जो है वो बना सकें। स्टेटमेंट डॉलर के साइन बना लेंगे, 2 साइन बन जाते हैं, इसमें भी हम बना लेते हैं। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, रेवेन्यू से। रेवेन्यू या सेल्स एक ही बात होती है बेटा, रेवेन्यू भी हो सकता है सेल्स भी हो सकती है, वन एंड द सेम थिंग। तो रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देख लेते हैं जाके, शुरू में दिया था टॉप पे दिया हुआ था रेवेन्यू में, वो देखिए 816 का 816 में रेवेन्यू आ जाएगा। इसे लेस कर लेंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी जी, ओपनिंग इन्वेंटरी और फिनिश गुड्स, आपको पता ही है। जी ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड देखते हैं कितनी दी हुई हमें पीछे, ये दी हुई ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है 32 की, वो हम जो है वो लिख लेते हैं 32। इसमें ऐड कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, वरना वो भी हम ऐड कर सकते हैं साथ, क्योंकि हम जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, वी कैन परचेज द फिनिश गुड्स फ्रॉम आउटसाइड एंड देन वी कैन सेल देम आल्सो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दैट इज 521, वो हमारे पास पहले से मौजूद है। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। सर आप जो भी करवा रहे हैं तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसमें नई चीज क्या है, तकरीबन जो है पहले पढ़ा हुआ है, इसमें नई चीज अभी आएगी। फिनिश गुड्स 41 की है क्लोजिंग, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्चुअली, जिसके लिए हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 41 माइनस कर देंगे इसमें से हम, कॉस्ट ऑफ आपकी सेल्स आ जाएंगी जो कि आपकी आती है जी 512, वो हम माइनस कर देंगे 816 में से। 304 जो है वो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आपको पता है हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको पता है काफी सारे हैं, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो बेसिकली पोर्शन हो रहे थे, मतलब कुछ फैक्ट्री में लिखे हमने और कुछ हमने इसमें भी लिखे हैं जो लिखने हैं आपने। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा जी इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं पीछे कितनी हमने डाली थी। अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिसिटी पीछे जो है 25,000 या 30 का 4/5 था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5, तो कितना बन जाएगा 6। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपकी आ जाएगी, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो पता है हमें 1/5 ही यहाँ पे आना है, तो आपकी 6 आ जाएगी। आप शो करना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं दोबारा। 30 का 1/6 आप ले लेंगे तो वो आ जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है जी रेंट का। रेंट का भी ऐसे ही है जी। रेंट देखें पीछे हमने जो सॉल्व किया था, प्रीपेड भी था रेंट, माइनस किया था हमने, 50 का 3/5 आया था। यहाँ पर 50 का कितना आ जाएगा जी 2/5। लिखना चाहते तो लिख लेते हैं 50 का 2/5 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपका कितना बन जाएगा 20। रेंट का आपका आ जाएगा 20। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, वो भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। 12 के थे, 12 का हम निकाल लेंगे, 1/3 उधर आया था, 2/3 इधर आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे 8। उसके बाद और जो चीज पोर्शन हुई थी वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का भी अगर आप देख लें, देखिए इंश्योरेंस 18 थी, 5/6 वहां गया था, तो अब 18 का 1/6 जो है वो ऑफिस में चला जाएगा आपका, 3 आपका बन जाएगा। इसके अलावा और एक्सपेंसेस हैं जी, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, वो भी एक्सपेंसेस में आता है। कैरेज आउटवर्ड कितने का दिया हुआ है 22 का, और सैलरीज दी हुई है 14 की। देखिए कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है 22 का और सैलरीज दी हुई है 14 की। कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा जी आपका 22 का, सैलरीज दी हुई है 14 की, वो लिख लेंगे हम। ठीक है जी, ये हमने एक्सपेंसेस लिख लिए। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस जो आने नेक्स्ट वो है जी डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन मशीनरी की तो हमने वहां लिखी थी, मशीनरी की वहां लिखी थी, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट की या ऑफिस फिटिंग्स की इधर आएंगी और मोटर व्हीकल की भी इधर आएंगी, तो वो हम देखते हैं किस तरह है। अब हमारे पास वो पॉइंट आएगा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था वो है फैक्ट्री, ये वाला सेकंड नंबर पॉइंट। ऑफिस इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट। तो 10% ऑन कॉस्ट आपने डेप्रिशिएशन लेनी है ऑफिस इक्विपमेंट पे। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है 30 का, ठीक है जी, तो 30 का 10% आप ले लेंगे तो वो 3 आ जाएगी, विच इज वेरी इजी, आसानी है, इसमें भी कोई सा प्रॉब्लम नहीं थी। 30 का 10% लेना है क्योंकि कॉस्ट पे डेप्रिशिएशन ले रहे हैं आप, डायरेक्टली 30 का 10% निकाल लेंगे वो 3 आ जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो माइनस करना पड़ता है ना आपको। फिर आपका आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा टेक्निकल है और इसके बारे में हम थोड़ा तरीके से, सर मोटर व्हीकल का हमने उधर क्यों नहीं डाला फैक्ट्री में? क्योंकि मोटर व्हीकल इज नॉट यूज्ड इन द फैक्ट्री, इट इज कंसिडर्ड एज it is used in the selling expense, as a selling expense, because it is used to take the goods to the from factory to outlet. It is used to take finished goods from factory to outlet, what we assume actually, क्योंकि फैक्ट्री में तो सामान जब आता है वो भी रॉ मटेरियल परचेज करके आप लेके आते हैं तो वो भी डिलीवरी एक्सपेंस ही होता है, वो कैरेज इनवर्ट कहलाता है और वो हम ऐड कर चुके हैं। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन मोटर सपोज करते हैं तो वो हम उसको सेलिंग एक्सपेंस सपोज करते हैं, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सपोज करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम आउटलेट टू द यानी कि टू द कस्टमर्स, ये हम सपोज करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मोटर व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 4,000, द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल वाज 1। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 का प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा, वो बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। अ न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज फॉर 9,000, नया मोटर व्हीकल हमने परचेज किया 9,000 का, ठीक है जी। ऑल मोटर व्हीकल वर यूज्ड बाय द सेल्स स्टाफ। कैसे करेंगे जी हम, 9,000 में सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेंगे हम, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 25%, उस पे लेनी है आपने डेप्रिसिएशन, 9,000 में 25% निकालेंगे कितनी आती है
9,000 पे तो 9 पे निकालूंगा ना फिर मैं, सॉरी, ये हम तो यूज कर रहे हैं स्मॉल उसको करके, आ जाएगी 2.25 डेप्रिसिएशन इस पे आ जाएगी। उसके बाद बाकी एसेट जो हमारे पास पड़े हुए हैं, देखें मोटर व्हीकल जो पहले से पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है 60 में से आपको माइनस करना पड़ेगा पहले जो एसेट बेचा है, ठीक है जी, वो बेचा आपने 4 का है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उस पे 1 का, इसका मतलब है कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो 3 है, बुक वैल्यू उसकी 3 है, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 60 कह रहा हूँ 60 माइनस 34, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए मोटर व्हीकल कॉस्ट 60 है, 60 माइनस 34 आप करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, रिमेनिंग एसेट्स की जो बनती है वो बनेगी 36 बल्कि 36 में से आप माइनस कर देंगे जो एसेट आपने सेल किया 3 का, उसकी बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी आपको, और 33 पे आप लेंगे 25%, तो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि आती है 8.25, सिक्सटी माइनस 34 में दोबारा के देखूं सही निकाला मैंने कि नहीं, 26 आता है, सॉरी यार, ये 26 आता है, इसमें से माइनस करूंगा मैं 3, आंसर आएगा मेरे पास 23, इस पे निकालूंगा मैं कितने परसेंट, 25%, तो ये मेरी डेप्रिसिएशन आएगी 5.75, इस पे आ रही है 5.75, और जो नया एसेट मैंने लिया था उस पे कितनी आ रही थी 2.25, इनको आप ऐड कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 8 की। दिस इज द डेप्रिसिएशन व्हिच यू आर गोइंग टू राइट इन द इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल आपकी कितनी आ जाएगी जी, यहाँ पे आप लिख लेंगे 8। दोबारा जरा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा मुश्किल पॉइंट है। देखिए जो आपने एसेट बेचा है ना, वो 4 उसका सेल हुआ है, 4 का सेल हुआ है, जबकि उसके भी प्रॉफिट हुआ है हमें कितने का, $1 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है उसकी जो बुक वैल्यू थी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो 3 थी, तभी वो 4 का बिका है, 3 उसकी बुक वैल्यू थी, सोल्ड हुआ है 4 का, तभी प्रॉफिट हो रहा है ना आपको $1 का। जी सर। 4 माइनस 1 करके आपने 3 उसकी बुक वैल्यू निकाली, 3 का असल में आपका एसेट था जो सेल हुआ 4 का, जिस पर आपको प्रॉफिट हुआ 1 का। अब वो 3 जो है वो इस 60 में शामिल है, 60 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 34, और उसके बाद जो 3 की बुक वैल्यू है वो भी माइनस करेंगे, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी है आपने। 23 आ गया, उस पर लेंगे 25%, और 9 पे तो आपने लेना ही 25% है जो नया एसेट परचेज किया 2.25, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आपके पास डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी, टोटल डेप्रिसिएशन, और इसको फिर हम टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस सबके आ जाएंगे, जो कि आपके आ जाएंगे 84 के। एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 220 का, उसमें वो प्रॉफिट जो सेल ऑफ मोटर व्हीकल का है वो आपको ऐड करना है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, कर सकते थे लेकिन मैं मिस कर गया था, इसलिए मैं ये नीचे ऐड कर रहा हूँ, सेल ऑफ मोटर व्हीकल है जी, वो 1 है, वो आप ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, आपका 221 इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, व्हिच इज योर लास्ट आंसर। जी बताएं, इसमें मसला है तो बताएं, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी किसकी, डेप्रिसिएशन की जो निकाली, बाकी सवाल तो हमारा आसानी से सॉल्व हुआ है, उसमें जी सर। नई चीज नहीं थी, मसला आया डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि डेप्रिसिएशन अंदर एक एसेट सेल हो रहा है जिस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है $1 का, जबकि उसकी बुक वैल्यू 3 है, वो हमने खुद निकाली है 4 माइनस 1 कर, और वो बुक वैल्यू हमारी ऊपर वाली जो कॉस्ट है 60 में शामिल है,
तो आपको 60 में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस की 34, 26 आ गया। उसमें से जो एसेट बेचे है 26 भी बुक वैल्यू है ना, उसमें से जो एसेट बेचे उसकी बुक वैल्यू माइनस कर दी, जी क्योंकि जो एसेट आपने सेल किया उस पर आपने इस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, एनुअल बेसिस है ना। बाकी 23 आया, यस उस पर 25% लिया, 5.75 आ गया। जो नया एसेट परचेज किया उस पर तो आपने लेनी है पूरे साल की, 2.25 ऐड करेंगे तो 8 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक सर। पिक्चर वगैरह लेनी है आपने? नहीं सर मैंने कर लिया, ले लिया सर, हाँ जी, नोट रिकॉर्डिंग कर। एक लेक्चर की आपको चली गई है, उसी लेक्चर की मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। सर मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ इधर। नहीं भेजी नहीं अभी मैंने, अच्छा वो डाउनलोड होगी। मतलब उसको भी इंक्लूड किए, ये वाला भी भेज दूंगा ना साथ लेक्चर। अच्छा सर चलते हैं जी अब हम आगे। अब अगली बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपने घर में करना है। आपने घर में अभी सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। इसका हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आप लिख लें, आपने घर में करना है। मई जून 10, 22 जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, शायद मैंने आपको करवाया था, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन आपने घर में करना, लिख लें। अक्टूबर नवंबर 14, 22 आप घर में करेंगे। सुपर नो 22 और इसके बारे में 22 है। अक्टूबर नंबर 14, 22 अच्छा और आप करेंगे मई जून 15, 23, सामने लिखा भी आ रहा है। अक्टूबर नंबर 14, 22 और मई जून 15, 23 वो भी करना है। सर ठीक ओके सर। अब देखते हैं आगे, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ये नेक्स्ट आपने नहीं करना। हम चलते हैं इसको उसी वापस अक्टूबर नंबर 14, 22 पे, ताकि आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप घर में इसको सॉल्व जो है वो आसानी से कर सकें। इसको हटा देते हैं because it is not required now। जो हमने क्वेश्चन अभी किया था ये कौन सा था हमारा, इसका क्वेश्चन था याद है ना? सर 12, 23 अक्टूबर नवंबर। अच्छा अक्टूबर नवंबर 12, 23 था, ठीक है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये नंबर 2 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अदर पेबल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। बेटा ये अदर पेबल्स का मतलब एक्रूड है, अदर पेबल्स का मतलब एक्रूड है, तो ये आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आपको ये ऐड करना है, 780 में फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 112 ऐड हो जाएगा। सेल्स एक्सपेंसेस में जो दिए हुए आपको क्वेश्चन में उसमें ये ऐड हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में लिखते वक्त। और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में 40 वो भी हम ऐड करके लिखेंगे 1250 में, यानी 1290 लिखेंगे डायरेक्ट पेजेस को। ये एक्रूड एक्सपेंसेस हैं जो आपको ऐड करके लिखने हैं। इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस प्रीपेड है 8 के, एडमिन एक्सपेंसेस आपको माइनस करके लिखने हैं। 80 में से आप 8 जो है वो माइनस करके लिखेंगे। एक तो ये मैंने बताना था आपको इस क्वेश्चन में। दूसरा इसमें ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट है बेटा, दोबारा से 4th नंबर, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन वाज सोल्ड फॉर 14, दिस हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने मशीन बेची थी, गलती से आपने मशीन बेची थी, उसको आपने बैंक में डेबिट कर दिया जो कि करना ही था, लेकिन क्रेडिट कर दिया सेल्स में। तो सेल्स में से आपको 14 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये सेल्स का हिस्सा तो नहीं है ना, तो सेल्स में से आपको 14 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 14 जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सेल्स, वो तो एसेट आपने सेल की है। तो 14 आप सेल्स में से माइनस करेंगे एक बात।
दूसरी बात ये, जो एसेट आप बेच रहे हैं उसकी इस वक्त परचेज आपने कितने किया था 44 का, और उस पर डेप्शन कितनी हो चुकी है 24। इसका मतलब है इस वक्त उसकी वैल्यू कितनी है 20 का, 20 उसकी वैल्यू है और आपने बेचा कितने का है 14 का। तो आपको क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है कितने का 6 का आपको लॉस हो रहा है, जो आपको एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा। पिछले सवाल में प्रॉफिट था ना जो मैंने ऐड किया था, इसमें आपको लॉस हो रहा है तो आपको वो एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा, लाजमी तौर पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसी क्वेश्चन के लिए, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन में देखें, मशीनरी की डेप्रिसिएशन देखें 280 दिखा हुआ है आपको, 280 में से 44 आपको माइनस करना पड़ेगा, 280 में से माइनस करेंगे 44। ओहो, जो एसेट बेच दिया उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड आपने नहीं करनी। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन दी हुई है मशीनरी की कितनी है 140, उसमें से माइनस कर देंगे जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे, तो फिर आपको बाकी रिमेनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ये आपका कितना आ जाएगा 236, 140 माइनस 24 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 116। अब इन दोनों को आप माइनस कर देंगे आपस में, यानी 230 में 6 में से 116 माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगा 120, उस पर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, जो भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 120 पे आप लेंगे, कितने परसेंट है, मेरा ख्याल है 20% है शायद, वो डेप्रिसिएशन आपकी आएगी इस साल की जो आपने कैलकुलेट करनी है। देख लेता हूँ कितने परसेंट है, 15% है, सॉरी 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन निकाल सकेंगे। का 15% जो कितना आ जाएगा, इसको लिख लें आप ताकि आप जब घर में कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। 18 आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। ओके सर। दोबारा मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ, थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो चीजें नहीं आई हैं इस सवाल में भी, वही पिछले वाली चीजें पिछले वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको शायद समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए सबसे पहले आपने एसेट पर जो बेचा है ना उस पर लॉस कैलकुलेट किया है, सर वो कैसे, देखें आपने 14 का बेचा है, जबकि आपका एसेट जो सेल हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी 44, और डेप्रिसिएशन उस पर कितनी हो चुकी थी अभी तक 24, तो इससे उसकी बुक वैल्यू कितनी है 20, बेचा आपने कितने है 14 का, तो 6 का लॉस हो गया, ये आपको लॉस एक्सपेंसेस में लिखना पड़ेगा। अब आगे रिमेनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए आपको बुक वैल्यू चाहिए रिमेनिंग एसेट्स की। तो पहले 280 आपकी फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है, इसमें से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, 236 आ जाएगा। जो टोटल डेप्रिसिएशन दी हुई क्वेश्चन में 140, इसमें से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो बाकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 116। ये डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पर हुई है जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं, जो 236 वाले हैं, इसमें से 236 में से 116 माइनस कर देंगे, तो दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट which is still being used by you in this year। ये एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाएगी जो आप अभी भी यूज कर रहे हैं। 120 पे 15%, 18 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी करंट ईयर। समझ आ गई जी? ये क्वेश्चन आपने घर में करते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर नेक्स्ट इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप कल लाजमी करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको ना हो। ठीक है सर, पूछने पूरा की ट्राई करूंगा दोनों क्वेश्चन कर लूं। जी बिल्कुल, दोबारा चाहे दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि आपको जरा क्लैरिटी के साथ जो है वो समझ आ जाए। चलें ठीक है जी, थैंक यू, फिर ओके देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। भेज रहा हूं लेक्चर में।